साथियों नमस्कार। छब्बीस जनवरी को जो कुछ हुआ हमारे देश की धरोहर लाल किले पर हमारे गणतंत्र का जो अपमान हुआ, हमारे देश का अपमान मैं कहूँगा जो हुआ, वो बहुत ही निंदनीय था। इसकी पहले भी मैं निंदा कर चुका हूँ। और जिन लोगों ने वो किया, दिल्ली में चाहे कहीं भी हिंसा हुई, या लाल किले पे हमारे गणतंत्र का, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, हमारे गौरव के प्रतीक तिरंगे का अपमान करने वाला चाहे वो कोई भी व्यक्ति था, वो किसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ना वो किसान हितैषी हो सकता, ना ही वो किसान आंदोलन का समर्थक हो सकता। सीधी सी बात है, अगर वो व्यक्ति किसान होता तो वो किसान आंदोलन का समर्थक भी होता और किसान हितैषी भी होता। और किसान हितैषी या किसान समर्थक होगा तो वो किसी भी तरह ना तो हिंसा करेगा इस आंदोलन को फेल करने के लिए, और ना ही वो ऐसा कुकृत्य कर सकता कि हमारे तिरंगे का, हमारे गौरव के प्रतीक का, राष्ट्र के गौरव के प्रतीक का लाल किले पर अपमान करे। तो वो मेरा जो मैंने उस दिन कहा था, बाद में वो चीजें बिल्कुल सामने भी आई कि वो किसने किया, क्यों किया। वही आदमी करेगा जिसने दिल्ली में हिंसा की, जिसने हमारे गौरव के प्रतीक का अपमान किया, जिसने हमारे तिरंगे का अपमान किया। इसका फायदा किसको हो सकता है, वही आदमी ये काम करवा सकता है। उसके अलावा कोई भी पार्टी या कोई भी आदमी वो काम नहीं करेगा जिसको इससे फायदा होता हो। तो किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होना था, तो किसान तो करेगा नहीं। सीधी सी बात है, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो इस आंदोलन को किसी भी तरह कुचलना चाहती थी, और उसने ये षड्यंत्र रचा, ये साजिश रची इस आंदोलन को कुचलने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए ये काम किया गया। उसके बाद कल फिर मैंने एक बात कही थी। कल मैं कुंडली बॉर्डर पे था पूरा दिन। कुंडली बॉर्डर पे कई गांव के ग्रामीणों से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि भाई साहब, यहां पे कुछ भी हो सकता है। सरकार की तरफ से सरपंचों पे व अन्य आदमियों पे यह दबाव बनाया जा रहा है कि ग्रामीणों को किसान आंदोलन में बैठे हुए किसानों के खिलाफ खड़ा करो
और उनके खिलाफ आवाज उठाओ, इस धरने को किसी तरह खत्म करवाओ। ये साजिश हरियाणा की भाजपा सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर किसानों पे दबाव बना के प्रशासन के द्वारा ये काम करवाना चाहती थी। और आज जो कुंडली बॉर्डर पे हुआ वो आपके सामने है। जैसा मैंने हरियाणा की तरफ से लोगों ने जो मुझे बताया था, जो मुझे ग्रामीणों से पता चला था, वो मैंने आपसे साझा की थी। वो बात वो आपके सामने है। वही चीज दिल्ली की केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में ये षड्यंत्र रच रही थी और आज उसकी सच्चाई उजागर हो गई। कुंडली बॉर्डर पर जो दंगे हुए, किसानों पे जो पथराव हुआ, वो आपके सामने है। अमन डबास नाम का एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसकी धर्मपत्नी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, उस अमन डबास ने लोगों को इकट्ठा किया। अमन के साथ साथ और भी भाजपाई नेता वहां से रहे हैं। उन्होंने वहां के लोगों को इकट्ठा किया, ग्रामीणों को इकट्ठा किया और किसानों के साथ झगड़ा करने के लिए वहां पे पहुंच गए। यही काम हरियाणा की तरफ से भी ग्रामीण वहां पे पहुंचे। उन्होंने झगड़ा तो नहीं किया, लेकिन किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए वहां से उनको उठने के लिए उन लोगों ने जरूर कहा। और हो सकता है कि कल को हरियाणा की तरफ से भी, जैसे आज दिल्ली के लोगों की तरफ लोगों ने दंगे किए, वहां पे किसानों के ऊपर पथराव किया, जिसमें पुलिस ने भी सहयोग किया, कल को हरियाणा की तरफ से भी हो सकता है। और जो आज 15 जिलों में इंटरनेट सेवा हरियाणा सरकार ने बंद की है, ये प्रदेश की भलाई में नहीं है। प्रदेश के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं लगी हुई। ये किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी मीडिया, जितना भी ये सरकारी मीडिया है या अखबार हैं, प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स कोई भी सच्चाई आपको नहीं दिखाते। वो केवल किसानों की बुराई आपके सामने परोसते हैं। किसानों को बदनाम करने का काम वो लोग आपके सामने करते हैं। और वही प्रिंट मीडिया की बात है। अखबारों में कल ये छपा हुआ आया था कि किसान तो बॉर्डर खाली कर चुके हैं, वहां से किसान वापस जाना शुरू हो चुके हैं। टीकरी बॉर्डर से भी, कुंडली बॉर्डर से भी, गाजीपुर बॉर्डर से भी, शाहजहांपुर बॉर्डर से भी, हर बॉर्डर से किसान वापस जाने शुरू हो चुके हैं और बॉर्डर खाली होने की स्थिति में हैं। कल मैं कुंडली बॉर्डर गया, मैंने आपको सच्चाई दिखाई। कल कुंडली बॉर्डर पे किसान बिल्कुल एकजुट थे और किसान पूरे जोश में थे। तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली, तिरंगे के सम्मान में यात्रा निकाली। उन्होंने खुद कहा कि जो लाल किले पे अपमान हुआ है, वो अपमान किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो अपमान जिस भी व्यक्ति ने किया है, सरकार उसको कठोर से कठोर सजा दे और हम सरकार का पूर्ण सहयोग करने को उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जिसने वो किया है वो भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी हैं। तो उनको बचाने के लिए, जबकि उन लोगों को किसान संगठनों ने पहले से ही बाहर कर रखा है, हरियाणा के अंदर उन लोगों का टेंट भी नहीं लगा हुआ
जिनमें दीप संधू, सतनाम सिंह पन्नू और पंढेर, ये तीनों के तीनों व्यक्ति इनका हरियाणा के अंदर जो भी पंजाब से आए किसान संगठन है, किसान जत्थेबंदियां हैं, या हरियाणा के जो संगठन हैं, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। अपने मंच से इनको बिल्कुल दूर भेज दिया था कि आप हमारे यहां नहीं हैं। आपकी जो कार्यशैली हमने देखी है वो राष्ट्र विरोधी है, हम आपका साथ नहीं लेना चाहते, आप हमसे दूर जाइए। तो उन लोगों को दिल्ली की सीमा के अंदर, हरियाणा दिल्ली का जो बॉर्डर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हर रोज वहां पे जाता था। हरियाणा दिल्ली का जो बॉर्डर है, हरियाणा की सीमा में उन्होंने नहीं लगाया, दिल्ली की सीमा के अंदर दिल्ली पुलिस ने उनको मंच लगाने की इजाजत दी। उन्होंने वहां पे मंच लगाया और देश विरोधी गतिविधियां वो लोग वहां से करते रहे। सिख फॉर जस्टिस नाम से जो संस्था है वो लोग वो थे, और दिल्ली की सीमा के अंदर केंद्र सरकार के जमाई बनके वो लोग बैठाए गए और उन लोगों ने लाल किले पे हमारे गौरव के प्रतीक, हमारे तिरंगे का अपना अपमान करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, लाल किले की वैसे भी सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लाल किला हमारी वो धरोहर है जिस पे तिरंगा फहराने के लिए आजादी से पहले हमारे अनेक रणबांकुरों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए। और 26 जनवरी गणतंत्र के दिवस के दिन तो लाल किले की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सुरक्षा, लाल किले की सुरक्षा घेरे को तोड़कर वो लोग कैसे वहां तक पहुंच गए? क्या वहां पुलिस नहीं थी? वहां तो आर्मी भी होती है, आर्मी को भी डेप्यूट किया गया है लाल किले की सुरक्षा के लिए। क्या पुलिस नहीं थी? क्या आर्मी नहीं थी? क्या सुरक्षा घेरा वहां पे नहीं था? किसान वहां पे पहुंच गए और जो वे कृत्य करना चाहते थे, जो देशद्रोही गतिविधि वो करना चाहते थे, उन्होंने उसको अंजाम भी दिया। तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और वो कृत्य करके, वो कुकर्म करके, वो दुस्साहस करके वो लोग वहां से भाग भी गए। भागे नहीं बल्कि आराम से गए, चले भी गए। पुलिस के सामने वो लोग खड़े रहे, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस देखती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये ऐसे कोई आदमी नहीं कर सकता। वो करने के लिए जरूर साजिश थी, षड्यंत्र था, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। वो चीज आपके सामने आ भी गई। और उसके बाद ये घटिया राजनीति जो मैंने कल आपको बताई थी, ये भी आ गई कि गांव के लोगों को किसानों के खिलाफ इकट्ठा करके लामबंद किया जाए। और जो किसान आज वहां पे बैठे हैं वो देश के आम नागरिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने लिए कम, आम नागरिक के लिए ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो कानून हैं, ये देश के आम आदमी को प्रभावित करने वाले कानून हैं। सबसे बड़ी बात, इसका नुकसान आम आदमी को किस तरह होगा वो मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो खत्म करने का काम इन्होंने किया है,
जिसमें खाद्य वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का स्टॉक करने की एक लिमिट थी, वो इन्होंने खत्म करने का काम किया है। सरकार कहती है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद है कि किसान अपनी फसल को रोक ले और जब उसको उचित रेट मिले, अच्छे रेट मिले, अच्छे दाम मिले, तब वो उसको बेच दे। लेकिन किसान का, आप सभी जानते हैं किसान की दुर्दशा को, कि किसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फसल को रोक ले। किसान तो जैसे ही फसल तैयार होती है सीधा मंडी में जाता है, या तो आड़ती का कर्जा उतर जाए, या बच्चों की फीस भर दी जाए, या बिटिया का विवाह कर दिया जाए, या बेटे की शादी करनी है तो उसके लिए एक अलग कमरा बना दिया जाए। तो किसान की तो औकात ही इतनी नहीं है, किसान की हिम्मत इतनी नहीं है कि वो अपनी फसल को रोक सके। तो वो फसल जब किसान बेचेगा तो कौन खरीदेगा? पूंजीपति। स्टॉक कौन कर सकता है? जिसके हाथ में पैसा है, जिसकी मुट्ठी में पैसा है, वही आदमी इन्वेस्ट करके और उसका स्टॉक कर सकता है। तो वो चीज सीधी पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। फसल वो खरीद लेंगे, किसान से 10 रुपए किलो में लेंगे और उसको स्टॉक करके मार्केट के अंदर उसकी कमी दिखाएंगे, और फिर उसी 10 रुपए किलो में जो उन्होंने खरीदी है फसल, मार्केट में वो 100 से 150 रुपए किलो के बीच बेचेंगे। और आम आदमी की मजबूरी होगी, भारत के आम नागरिक की मजबूरी होगी उन फसलों को खरीदना। किसान तो फिर भी अपनी साल भर की खाने लायक फसल अपने घर पे रख लेगा फसल में से, कि इसमें मेरे साल का गुजारा चलेगा। लेकिन आम आदमी तो खरीदता, हर रोज कमाता है, हर रोज खरीदता है अपने घर के खाने की वस्तुएं। तो इसका प्रभाव केवल और केवल आम आदमी पर पड़ने वाला है, और वो किसान आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो लोग किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं वो देश प्रेमी तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, देशद्रोही के अलावा उनको कोई संज्ञा में दे नहीं सकता। मुझे गालियां भी मिलती हैं, मैं वो गालियां सहने को तैयार हूं, लेकिन सच्चाई है वो लोग देश के गद्दार हैं। केवल सरकार को उन्होंने वोट दी है, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है अगर देश के खिलाफ कोई कानून या कोई चीज सरकार बनाती है तो उन लोगों को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आज वो लोग अपनी जमीर बेच के इस सरकार के समर्थन में अंधे होके खड़े हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि इसका नुकसान, इन कानूनों का नुकसान होने वाला किसको है। उन लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही। वो लोग बिल्कुल एक भ्रम में बैठे हुए हैं कि मोदी जो कर रहा है, मोदी सही कर रहा है। मोदी के अलावा कोई आदमी इस देश में है ही नहीं जो इस देश का ख्याल कर सके। और मोदी आज के टाइम, ये सरकार वो काम कर रही है कि जिस भी चीज को बदनाम करना हो, ना जिस भी चीज को बेचना हो या जिस भी चीज को साइडलाइन करना हो, पहले उस चीज को बदनाम कर दो। यही काम इन्होंने रेलवे के साथ किया। रेलवे को बदनाम करने का काम इन्होंने किया। आपके सामने है लॉकडाउन में जो ट्रेनें चली, जहां के लिए वो ट्रेनें चली वहां ना जाके किसी दूसरे रूट पे चली गई। रेलवे को इन्होंने बदनाम किया और फिर ये बात आई कि इस रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दें। उसमें से कई जगह ये प्राइवेटाइजेशन कर भी चुके हैं, आपके सामने है। इन्होंने दलील दी कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में काम अच्छा होता है। काम अच्छा नहीं, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद आम आदमी की जेब पे छुरी चलाई जाती है, और वो छुरी आपकी जेब पे चल रही है। केवल रेलवे नहीं, अब आज ये किसान को बदनाम करके, जैसे रेलवे को किया वही काम आज किसान को बदनाम करके, देश के सामने बदनाम करके कि ये तो देशद्रोही हैं, ये तिरंगे का अपमान करते हैं।
उनको बदनाम करके ये इस किसान आंदोलन को ठप करना चाहते हैं, इस किसान आंदोलन का दमन करना चाहते हैं। इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों को समझिए देशवासियों, और इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट होके किसानों के समर्थन में आइए। आज उन किसानों को आपकी जरूरत है, कल को व्यापारियों को भी जरूरत पड़ेगी। व्यापारियों के खिलाफ पहले भी इस सरकार ने कदम उठाए हैं और आगे आने वाले समय में व्यापारियों के अगेंस्ट, मजदूरों के अगेंस्ट तो बल्कि अब है ही ये। इस कानून में सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो मजदूरों पे ही पड़ेगा। मजदूरों पे जेब पे कैंची चलेगी, क्योंकि वो तो बेचारा हर रोज कमाता है, हर रोज खाता है। तो जो महंगाई की मार पड़ेगी वो सबसे ज्यादा उस मजदूर के ऊपर पड़ेगी। तो इनके षड्यंत्रों को समझिए। और ये इंटरनेट बंद करने का मतलब ये है कि जो मीडिया, जो टीवी चैनल, जो अखबार सरकार दिखाना चाहती है वो लोग वो दिखाते हैं, टीवी चैनल भी, अखबार भी। और सच्चाई आपके सामने लाने का काम केवल और केवल ये सोशल मीडिया करता था। उस सोशल मीडिया को बंद करने के लिए, आपके पास वो खबर ना पहुंच पाए, उसको बंद करने के लिए इन्होंने 15 जिलों में, हरियाणा के 15 जिलों में इंटरनेट को बंद करने का काम किया है। यह सरकार की नीति है कि आपके सामने सच्चाई ना पहुंच पाए, और जो ये सरकार करना चाहती है, जो ये सरकार आपको दिखाना चाहती है, वो केवल मीडिया दिखाए, टीवी चैनल वो दिखाएं, अखबार वो दिखाएं, और आप लोग भ्रम में रहें। इनके भ्रम में काफी लोग भ्रमित हैं और वो अंधभक्त बन चुके हैं। अब ये आपके साथ भी वही खेल खेलना चाहते हैं। इन 15 जिलों में इंटरनेट बंद करने का केवल और केवल कारण यही है। और ये तो मैं कहूंगा कि हमारी आजादी को छीना जा रहा है ये इंटरनेट सेवा। सरकार तो अपनी बातें दिखाना चाहती है, वो दिखा देगी इन खबरों के माध्यम से। कोई भी टीवी चैनल सच्चाई आपको नहीं दिखाता। कुंडली बॉर्डर पे जो कल हुआ, कुंडली बॉर्डर पे जो तिरंगा यात्रा कल निकाली गई, किसानों ने जो जोश दिखाया कल, वो किसी भी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, ना किसी अखबार ने दिखाया। किसी ने दिखाया हो तो आप मुझे बताइए। और मैं कल वहां पे था, मैंने वीडियो कवरेज की, मैंने वहां इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग की और वो रिकॉर्डिंग मैंने पोस्ट की। और उस रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हैं कितना भारी किसानों का हुजूम वहां पे एकत्रित था, जबकि ये मीडिया, टीवी चैनल, अखबार ये बात कर रहे थे कि वहां से किसान उठ चुके हैं, किसान जा चुके हैं, बॉर्डर खाली हो चुका है। तो सरकार अपनी बातें आपको दिखाएगी, लेकिन असलियत आपके सामने ना आए, उस असलियत को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। तो ये भी मैं वीडियो लाइव कर रहा हूं, ये जो लाइव आया हूं, मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा जिनके पास भी इंटरनेट की सुविधा है, ये ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि उन 15 जिलों से बाहर ये चीज जाए और वो लोग यहां से रिकॉर्डिंग करके बाहर ले जाए और देश के सामने सच्चाई दिखाएं। या जहां भी वह केबल वाला, जो फाइबर केबल वाला नेटवर्क है वो अभी चला हुआ है, उसको ये लोग बंद नहीं कर पाए हैं। तो जहां भी ये जिस तरह का वो है, वो वहां से रिकॉर्डिंग करें, सच्चाई लाएं और सच्चाई लाके देश के सामने दिखाएं। आज वहां की सच्चाई आपके सामने पहुंची है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, अमन डबास नाम का नेता, जिसकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की काउंसलर है, पार्षद है दिल्ली से, वो नेता और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस से जुड़े हुए और लोग भी वहां पे पहुंचे, जिन्होंने किसानों के ऊपर पथराव किया, पुलिस ने उनका साथ दिया। ये सच्चाई आपको टीवी चैनल नहीं दिखाएंगे, मीडिया जो प्रिंट मीडिया है वो नहीं दिखाएगा। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। वहां जो और लोग मौजूद थे, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की, वो बाहर लाए, उन्होंने वो दिखाई। तो ये लोग, ये सच्चाई आप भी बाहर पहुंचाइए। मैंने एक पोस्ट भी डाली है, उस पोस्ट में उस अमन डबास की फोटो भी है, वो अमित शाह के साथ भी उसकी फोटो है, और उसकी पत्नी दिल्ली से पार्षद भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो
ये जो किसान आंदोलन को खत्म करने का षड्यंत्र जो करेगा वही करेगा जिसका फायदा उनको डायरेक्ट पहुंचेगा। तो इस किसान आंदोलन के दमन करने का, इस आंदोलन को खत्म करने का सीधा फायदा केंद्र की भाजपा सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार को है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आम आदमी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप लोग जागिए, एकत्रित होइए, ज्यादा से ज्यादा एकजुट होइए, बॉर्डर पे जाके किसानों का साथ दीजिए। हो सकता है एक आध पत्थर आपको भी देश की नाम खाना पड़े, तो वो खा के भी आप अगर इस देश की आजादी को बचा पाए तो समझिए आपका जीवन धन्य होगा। जय हिंद, जय भारत।